नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ। और ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने अब अपनी नई वाटर पॉलिसी जारी कर दी है। तो आखिर ये वाटर पॉलिसी है क्या, इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश ने अब उपचारित जो अपशिष्ट जल है, जिसे ट्रीटेड वेस्ट वाटर कहते हैं, उसको फिर से उपयोग करने हेतु अपनी जो नई पॉलिसी है वो अब जारी कर दी है। और ये जो नीति है ये पहले से, या कह सकते हैं कि पारंपरिक जो थ्रेट डिस्पोज मॉडल है उस मॉडल से बिल्कुल अलग है, उससे हटकर है। सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल की ओर ये जो नीति है ये परिवर्तन की ओर कहीं ना कहीं एक पहल को दर्शाती है। सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट जो है वो इसे तकनीकी मदद प्रदान कर रहा है। और इसी कारण से देखेंगे तो ये चर्चा में है कि देखिए, अगर हम बात करेंगे तो भारत में पहले से ही जल संकट की स्थिति है, वाटर क्राइसिस है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो भारत में पर कैपिटा जो वाटर अवेलेबिलिटी है कि प्रति व्यक्ति जो व्यक्ति के लिए जल उपलब्धता है वो लगातार क्या हो रही है, वो घट रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अपने देश का जो नीति आयोग है उसकी एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट आई थी, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। उस इंडेक्स में ये बातें दर्शाई गई थी और ये भी कहा गया था कि कई जो शहर है देश के वो डे जीरो की ओर बढ़ रहे हैं। और शहरी क्षेत्रों में आप देखेंगे 70 to 80% जो वेस्ट वाटर अनथ्रेटेड है वो नदियों में जाता है। और इसी संदर्भ में जो वेस्ट वाटर रीयूज है वो एक अनिवार्य रणनीति बन जाती है। तो आज बात करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश के सूबे के जो मुखिया हैं वो कौन सी नीति लेकर आए हैं, इसके कौन से महत्वपूर्ण चरण हैं, इसके क्या लाभ होंगे, आने वाले समय में क्या प्रभाव होंगे, राज्य के सूबे के जो लोग हैं उनको क्या सहूलियत होगी, और इसके अन्य जो परिणाम हो सकते हैं उन पर भी डिटेल से हम बात करने वाले हैं। और इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी उन पर भी एक एक करके हम चर्चा करेंगे। न्यूज की पहले हमने बात कर ली कि योगी की जो नई वाटर पॉलिसी है ये अब पॉलिसी किस चीज पर निर्भर है, तो हर बूंद का होगा अब हिसाब, यानी उसका उपयोग होगा। जल को पूरी तरह से क्या किया जाएगा, यूटिलाइज किया जाएगा। और इसी कारण से एक पैराडिज्म शिफ्ट फ्रॉम थ्रेड डिस्पोज टू ए सर्कुलर इकोनॉमी, ये कहां पर आ रही है, ये उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। और इसी कारण से देखेंगे ये जो न्यूज है ये चर्चा में, उत्तर प्रदेश टू एडॉप्ट एम्बिशियस वाटर रीयूज पॉलिसी। ये देखिए रीयूज पॉलिसी है विद CSE, ये बात कही गई है, प्रोवाइडिंग क्रूशियल टेक्निकल सपोर्ट। तो ये बात पहले हमने बताया कि सेंटर फॉर साइंस एंड जो इन्वायरमेंट है, जो CSE है, वो इस नीति को तकनीकी सहायता दे रहा है। तो उत्तर प्रदेश का जो महत्वाकांक्षी जल पुनर्चक्रण जो नीति है इसको अब एडॉप्ट करने जा रहा है, अपनाने जा रहा है, जिसमें देखेंगे कि CSE की महत्वपूर्ण भूमिका है। और भारत के सबसे बड़े राज्य के द्वारा अपनाई गई जो नई नीति है ये पारंपरिक जो उपचार है और जो निपटान है उन प्रथाओं से हटकर अब सर्कुलर जो इकोनॉमी है, जो चक्रीय अर्थव्यवस्था है, उसकी ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देती है, जहां अपशिष्ट जल को एक मूल्यवान जो संसाधन है वो माना जाएगा। क्योंकि अभी तक देखें जब भी वेस्ट वाटर हो, जो बेकार जल होता है उसे हम क्या करते हैं, नदियों में नालों में बहा देते हैं। लेकिन अब क्या होगा कि हर बूंद का हिसाब होगा उत्तर प्रदेश में और उसका उपयोग किया जाएगा। और इसी कारण से देखें तो ये न्यूज महत्वपूर्ण हो जाती है उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोगों के लिए, कि अब ये जो नीति है ये 2026 में कचरे से क्या होगा, संसाधन तक का सफर होगा। तो विजन जो है कि लीनियर से सर्कुलर विजन है, आखिर ये क्या है, अपशिष्ट जल अब एक मूल्यवान संसाधन कैसे है, इसका रोड मैप क्या है कि 2030 से 2045 तक का जो रोड मैप है, और नगर स्तरीय जो सफल शुरुआत की गई है वो क्या है, इसके क्या प्रभाव होंगे, इसके सामने कौन सी चुनौतियां हैं। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिन पर आज हम एक एक करके बात करने वाले हैं। तो पहले हमने बताया कि अपने देश में जो जल संकट है ये एक गंभीर समस्या है। क्यों है कि अपने देश की जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी उसमें ये बात कही गई थी कि अपने देश में प्रति व्यक्ति जो जल की उपलब्धता है वो लगातार घट रही है। और
अब कई सारे देश के शहर हैं जो लगातार डेड जीरो की तरफ बढ़ रहे हैं और 70 से 80% वेस्ट वाटर अनथ्रेटेड नदियों में गिरा दिया जाता है, नदियों में बहा दिया जाता है। और इसी संदर्भ में जो यहाँ पर वेस्ट वाटर रीयूज की जो रणनीति है ये उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा अहम हो सकती है, क्योंकि अभी तक देखेंगे ट्रेडिशनल तरीके से जो वाटर होता था उस जल का हम क्या करते थे, उपयोग करते थे और उसे हम फिर से डिस्पोज कर देते थे। तो ये पारंपरिक मॉडल है, ये पहले का एक कह सकते हैं कि अप्रोच है जिसमें जो वेस्ट वाटर है वो प्रॉब्लम माना जाता था कि वेस्ट वाटर समस्या है, उससे दिक्कतें होती हैं। लेकिन अब जो नई पॉलिसी है उसमें क्या है कि सर्कुलर जो इकोनॉमी है उस सर्कुलर इकोनॉमी का क्या किया जाएगा, यहाँ पर उस मॉडल का इस्तेमाल किया जाएगा जहाँ पर वेस्ट जो जल है, अपशिष्ट जो जल है वो क्या है, वो समस्या नहीं है बल्कि एक संसाधन है जिसमें क्या किया जाएगा कि इसे पहले जल यूज किया, फिर क्या हुआ कि वो थ्रेट हुआ, फिर रीयूज हुआ। तो यहाँ पर वेस्ट जो वाटर है वो एक रिसोर्स हो जाएगा, अब संसाधन हो जाएगा, क्योंकि उसका इस्तेमाल फिर से किया जाएगा, जिससे क्या हो सकता है कि जल संकट की जो समस्या है, प्रति व्यक्ति जो उपलब्धता है जल की, वो मात्रा कहीं न कहीं जो एक संकट बनी हुई है उसमें सुधार किया जा सकता है। ये जो भी नीति लाई जा रही है इसके क्या लाभ हो सकते हैं, इसके क्या उद्देश्य हैं, तो मुख्य रूप से आप देखेंगे इसके 4 उद्देश्य हैं। जल संकट का समाधान करना, बढ़ते अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण देखें जो भी वाटर क्राइसिस है उसका अस्थायी जो समाधान है वो करना है इस नीति का मुख्य उद्देश्य। दूसरी बात देखिए, फ्रेश वाटर जो डिमांड है उसमें जो कमी है वो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि मीठे पानी के जो सोर्स हैं, नदी झील इस तरह के जो भी सोर्स हैं उन पर जो निर्भरता है उस निर्भरता को और कम किया जाए, ताकि अपने जो रिसोर्स हैं उसके लिमिटेशन को हम क्या कर सके, संरक्षित कर सके। जो भी ग्राउंड वाटर है, जो भू जल क्षरण है कि जो भूमिगत जल है उसका लगातार दोहन हो रहा है, उसका क्षरण हो रहा है और इस कारण से देखें तो उसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो कृषि और उद्योगों में थ्रेटेड वाटर का उपयोग करके भूजल को अत्यधिक शोधन करना भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि कृषि में जो हम भूमिगत जल का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर या इंडस्ट्री में हम इस तरह के जो साइकिल जो वाटर है उसका इस्तेमाल कर सके। वेस्ट टू जो वेल्थ की अवधारणा है कि अपशिष्ट जल को एक मूल्यवान जो आर्थिक संसाधन है उसमें बदला जाए। तो इस तरह से इस नीति के बहुत ही बहुआयामी कह सकते उद्देश्य हैं। दूसरी बात देखिए कि अगर कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश जो मंत्रिमंडल है उसने भारत के सबसे बड़े राज्य के लिए उपचारित जो जल है उसके सुरक्षित पुनः उपयोग के लिए जो नई नीति है 2026 उसको अप्रूवल दे दिया है, उसको मंजूरी प्रदान कर दी है, जो क्या करेगा, सतत लचीला जो जल प्रबंधन है उसकी दिशा में देश की जो यात्रा है उसमें एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। नई दिल्ली स्थित जो थिंक टैंक सेंटर फॉर जो साइंस एंड जो इन्वायरमेंट है उसने राज्य सरकार जो स्वच्छ गंगा राज्य मिशन है उसको नीति के मसौदे की समीक्षा करने और महत्वपूर्ण जो तकनीकी सुझाव है वो प्रदान करने के साथ मसौदे के अंतिम रूप देने के लिए क्या किया है, यहाँ पर नामित किया है। दूसरी बात देखिए, अगर इस नीति की हम बात करें जिसकी हम चर्चा करें कि जो भी उपचारित जल है उसके सुरक्षित पुनः उपयोग की जो नीति 2026 है जिसे राज्य सरकार ने मंजूरी दी है, अगर उसके प्रमुख चरणों की बात करें कि स्ट्रेटेजिक जो रोड मैप है वो क्या बनाया गया है, तो देखिए इसके 5 चरण हैं, 5 स्टेजेस में ये अप्लाई किया जाएगा। पहले चरण में अगर आप देखेंगे तो ये कहा जा रहा है कि जो भी एसटीपी वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर 50% जो कह सकते हैं ट्रीटेड जो वाटर रीयूज है वो किया जाएगा और 2030 तक इसका जो लक्ष्य होगा उन स्थानों पर उपचारित जो जल है उसका 50% सुरक्षित पुनः उपयोग करना होगा, जहां सीवेज उपचार जो संयंत्र है जो एसटीपी है वो कार्यरत होंगे। संग्रहण और जो भी उपचार क्षमता है वो पहले से मौजूद है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो एसटीपी की कही जा रही है कि जहां भी सीवेज उपचार संयंत्र हैं वहां के लिए विशेष यहां पर ध्यान दिया गया। वहीं इसके सेकेंड स्टेज की बात करेंगे, दूसरे चरण की अगर हम बात करेंगे तो उन्हीं क्षेत्रों में 100% रीयूज लक्ष्य है, यानी इन्हीं स्थानों पर 100% सुरक्षित पुनः उपयोग जो प्राप्त है जल का वो प्रयास किया जा रहा है। तो इस तरह की बात कही गई है। तीसरे चरण की अगर आप बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर द्वितीय चरण के बाद कहाँ पर पहुंच जाएंगे, आप तीसरे चरण में जाएंगे। तो तीसरे अगर हम चरण की बात करें
तीसरी जो स्टेज है, थर्ड स्टेज है, उसकी अगर हम बात करें तो बिना जो एसटीपी वाले या फिर अपर्याप्त जो एसटीपी वाले क्षेत्र हैं वहां पर 30% कह सकते हैं कि रीयूज 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। कि इसका उद्देश्य यही है कि उन स्थानों पर उपचारित जो प्रयुक्त जल है उसका 30% क्या किया जाए, सुरक्षित पुनः उपयोग के लिए उपयोग में लाया जाए। जल उपचार जो संयंत्र है वो मौजूद है या फिर निष्क्रिय है, ये स्थिति हो सकती है। तो इस तरह की बात यहाँ पर कही गई है। और चौथे पांचवें चरण में अगर आप देखेंगे तो बिना एसटीपी वाले जो क्षेत्र हैं उनके लिए 50% और 2045 तक कहा जा रहा है पांचवें चरण में कि राज्य भर के सभी क्षेत्रों के स्तर पे 100% जल का पुनः जो उपयोग है वो इसके लिए लागू किया गया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अन्य प्रयास भी किए जा रहे हैं, जैसे कृषि, उद्योग, निर्माण, जो शहरी भू निर्माण है, ऐसे क्षेत्रों में आप देखेंगे उपचारित जो जल है उसके फिर से उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य के जो लक्ष्य हैं वो मीठे पानी के जो फ्रेश वाटर है उसके जो सोर्स हैं उस पर जो निर्भरता है, जैसे नदी, झील या तालाब जो है उन पर जो हमारी निर्भरता लगातार बढ़ रही है उसको कम करना है। और जो ग्राउंड वाटर है उसके अत्यधिक दोहन पे अंकुश लगाने के लिए ये जो नीति है ये बनाई गई है। यहाँ पर अगर थोड़ा सा आप बात कर ले कि यहाँ पर जो CLRAP जो फ्रेमवर्क है, सिटी लेवल रीयूज एक्शन जो प्लान है, राज्य की जो नीति है उसको जमीनी स्तर पे लागू करने के लिए डिसेंट्रलाइज ये मॉडल है कि अवसरों की पहले पहचान की जाए कि अर्बन लोकल जो बॉडीज हैं उनके द्वारा जो भी क्षेत्र हैं विशिष्ट पुनः उपयोग मार्गों की पहचान की जाए, फिर मार्ग का जो भी डिमांड है, जो मांग है उसका आकलन किया जाए और फिर बुनियादी ढांचे की बात की जा रही है कि उपचारित अपशिष्ट जल के वितरण हेतु आवश्यक एक नेटवर्क का विकास किया जाए। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जल संकट से निपटने के लिए जो दूरदर्शी और निर्णायक जो कदम है वो उठाते हुए इस नीति को एडॉप्ट किया है, इसको अप्रूवल दिया है और जो उपचारित अपशिष्ट जल के व्यवस्थित और बड़े पैमाने पर फिर से उपयोग की क्या करता है, वकालत करता है। राज्य का ये जो व्यापक अप्रोच है, जो दृष्टिकोण है, जिसमें स्पष्ट एक विजन है, एक लक्ष्य है, नीतिगत दिशा निर्देश हैं, क्रियान्वयन तंत्र इसमें शामिल है, पूरा रेगुलेटरी जो सिस्टम है वो इसमें शामिल है और अन्य राज्यों के लिए देखें तो ये जो मॉडल है ये अनुकरणीय हो सकता है, एक उनके लिए मजबूत आदर्श भी बन सकता है उत्तर प्रदेश की इस नीति को अपनाना। नीति की अगर हम विशेषताओं की ही बात कर ले कि ये जो नीति है ये क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, तो ये नीति पारंपरिक जो उपचार निपटान जो प्रथाएं हैं उनसे हटकर एक पूरी तरह से सर्कुलर जो इकोनॉमी है उस अप्रोच की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देती है, जहां पर अपशिष्ट जो जल है वो एक मूल्यवान संसाधन के रूप में मान्यता प्राप्त होती है उसे। जो भी CSC है उसके द्वारा जारी एक बयान में चक्रवर्ती ने कहा है कि इस दृष्टिकोण से न केवल जल सुरक्षा में वृद्धि होगी, जो हमारा वाटर कैपेसिटी है वो बढ़ेगा, बल्कि लॉन्ग टर्म में जो भी इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी है, जो इकोनॉमिक हमारी इफिशियंसी है उसमें भी महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा, जो कि सकारात्मक दृष्टिकोण से होगा। इस नीति की बात करें तो एक उल्लेखनीय जो कह सकते हैं खूबी है, विशेषता है इस नीति की कि ये नगर स्तरीय पुनः जो उपयोग कार्य योजना है, जिसकी हमने पहले ही बात कर ली कि जो CLRAP है उसके माध्यम से डिसेंट्रलाइज नगर स्तरीय जो नियोजन है उस पर ये पूरी तरह से केंद्रित है। इन योजनाओं का उद्देश्य है शहरी स्थानीय जो भी निकाय हैं उनको फिर से उपयोग के अवसर की पहचान करना, मांग आकलन करने और उपचारित जो भी अपशिष्ट जल है उसके प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बुनियादी ढांचा है उसके विकास के लिए मार्गदर्शन करना। तो ये सारी बातें यहाँ पर हमने देख ली। इसके अलावा देखेंगे कि इसके कुछ जो उदाहरण हैं कि योजना की जो शुरुआत है वो कहाँ पर हुई है, तो प्रयागराज जो पहले इलाहाबाद था वहाँ पर इसकी शुरुआत हुई है। तो प्रयागराज जैसे जो शहर हैं उन्होंने पहले ही इस पूरे CLRP जो कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण तौर पे यहाँ पर मानी जाती है कि जो CLRP है इसका सफल जो ज़मीनी कह सकते हैं एप्लीकेशन है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो सिटी लेवल जो रीयूज एक्शन जो प्लान है ये अब महत्वपूर्ण होते जा रहा है और प्रयागराज में इस परियोजना की शुरुआत हो चुकी है। बड़े लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है। इसके अलावा देखेंगे सिटी जो आगरा है वहां पर भी इससे जुड़ी हुई जो परियोजना है उसकी शुरुआत कर दी गई है। दूसरी बात देखिए कि इस परिवर्तन की जो शुरुआत हुई है जिससे CSC से तकनीकी सहायता है और स्वच्छ जो कह सकते राष्ट्रीय जो गंगा राष्ट्रीय जो मिशन है उससे वित्तीय जो सहायता है वो भी इसे प्राप्त हो रही है। तो ये योजनाएं यही दर्शाती हैं, ये चीज़
दिखाती हैं कि कैसे क्षेत्र विशिष्ट पुनः उपयोग जो मार्ग हैं उनकी पहचान करके व्यवस्थित और आर्थिक रूप से जो भी व्यवहार्यता है उसका विस्तार करने के लिए एक स्पष्ट जो ढांचा है उसको स्थापित करके पुनः उपयोग और रणनीति को जमीनी स्तर पर रेगुलेट कर सकते हैं, जिसका स्पष्ट उदाहरण प्रयागराज भी है और आगरा बन चुका है। अगर हम बात कर ले कि ये जो नीति लागू की जा रही है आखिर इसके क्या एडवांटेज हो सकते हैं, तो बहुत सारे एडवांटेज हो सकते हैं। ये कहा जा रहा है कि रिपल इफेक्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। जैसे देखिए पर्यावरणीय अगर हम लाभों की बात कर ले तो यहाँ पर देखिए नदियों में प्रदूषण स्तर में भारी कमी आएगी, जलीय पारिस्थितिकी का पुनरुद्धार होगा, जो वाटर सिक्योरिटी की बात कही जा रही है, या फिर इकोनॉमी और प्रशासनिक स्तर पे भी बहुत सारे जो एडवांटेज है, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो कॉस्ट इफिशियंसी है, संसाधन जो अनुकूलता है, या फिर कह सकते हैं कि डाटा ड्राइवन जो प्लानिंग है उसके साथ निकायों की भागीदारी बढ़ जाएगी। तो ये जो नीति है ये नदी पुनर्जीवन और प्रदूषण नियंत्रण संबंधी जो भी राष्ट्रीय प्राथमिकता है उसके ठीक एक तरह से कोलिनियर है, उसी के अनुरूप है। तो जल के पुनः उपयोग को बढ़ावा देकर और अनुपचारित जो भी अपशिष्ट जल है, जो वेस्ट वाटर है, उसके निर्वहन को कम करके, यानी कम से कम जो कह सकते हैं कि अपशिष्ट जल है उसका बेकार उसे छोड़ने के बजाय नदियों में प्रदूषण स्तर को कम करने और नमामि गंगा जैसे जो कार्यक्रम है उसके तहत चल रहे जो प्रयास है उसको मजबूत करने में भी एक महत्वपूर्ण योगदान देगा। लेकिन सबसे बड़ी गंभीर समस्या है कि कुछ दिक्कतें भी हैं, कुछ चुनौतियां भी हैं। जैसे आप देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पे एक बड़ा गैप है, आधारभूत जो भी सुविधाएं हैं उनके स्तर पे देखें तो एक बड़ा अंतराल देखने को मिलता है। जो भी एसटीपीज हैं उनकी अपर्याप्त जो कैपेसिटी है, मौजूदा जो ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनका अंडर यूटिलाइजेशन है, या फिर कह सकते हैं कि फिनेंशियल जो कंस्ट्रेंट्स है, क्योंकि बुनियादी ढांचे के लिए जो एक पूंजी है, एक कैपिटल है, वो ऊंची डिमांड होती है, और जो भी निरंतर ऑपरेशनल है या फिर कह सकते हैं कि मेंटेनेंस के स्तर पे जो होने वाला आर्थिक बोझ है वो एक बड़ी समस्या, यानी फंड कह सकते हैं, पैसा कह सकते हैं, उसका जो अभाव है वो एक बड़ी समस्या है। पब्लिक जो परसेप्शन है, लोगों का जो एक सोच है वो क्या है कि जो उपचारित जल है उसके उपयोग के प्रति समाज या उद्योग में अभी भी हिचकिचाहट है। जैसे आपको ही जब पता चलता है कि आपके यहाँ जो वाटर सप्लाई आ रही है वो रीयूजेबल है, यानी वेस्ट वाटर को उपचारित करके आपके यहाँ भेजी जा रही है, तो आपके मन में एक विचार आने लगता है कि ये तो गंदे पानी को फिर रिसाइकिल करके हमारे पास भेजा गया, तो ये पानी वैसा नहीं है जैसा कि फ्रेश वाटर पहली बार आप इस्तेमाल किए हैं। तो ये सोच एक बड़ी समस्या है कि पब्लिक परसेप्शन को बदलना होगा। कैसे बदला जाएगा? दूसरी बात, पब्लिक जो परसेप्शन है कि उपचारित जो जल है इसके उपयोग के प्रति समाज और बाकी क्षेत्रों में देखें तो जो दिक्कतें हैं उनको दूर करना होगा, और एक तरह से रेगुलेटरी स्तर पे जो इन्फोर्समेंट की बात कही जा रही है कि प्रदूषण मानकों और दिशा निर्देशों को सख्ती से लागू करने में प्रशासनिक जो कमजोरी है, प्रशासनिक जो तंत्र है वो कहीं ना कहीं अभी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो इसके समाधान के लिए आगे क्या किया जा सकता है? तो पीपीपी जो मॉडल है, ट्रिपल पी मॉडल है, एसटीपीज के निर्माण और संचालन के लिए पब्लिक जो प्राइवेट पार्टनरशिप है कि निजी क्षेत्र और सरकार के बीच में इस तरह की साझेदारी की जाए तो समस्याओं का समाधान हो सकता है। जो भी इंडस्ट्रियल जो इंसेंटिव्स हैं वहाँ पर उपचारित जल का उपयोग करने वाले जो उद्योग हैं उनको मोटिवेट किया जाए कि ठीक है आप उपयोग करेंगे तो आपके ऊपर जो टैक्स लग रहा है उसमें सरकार आपको छूट देगी। तीसरी बात, जो भी स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं कि प्रदूषण मानकों का जो कड़ाई से पालन करना है, अनुपचारित जो जल है उसके बहाने पर भारी जुर्माना होगा, और पब्लिक जो कैंपेन्स हैं कि समाज में लोगों को समझाया जाए इसके प्रति कि जो भी ट्रीटेड वाटर है उसकी जो सुरक्षा है, जो उपयोगिता है, उस पर व्यापक जो एक अवेयरनेस है वो अभियान चलाया जाए तो समस्या का समाधान हो सकता है आम समाज के ऊपर। स्मार्ट जो मीटरिंग है कि जल का जो उपयोग है उसकी जो गुणवत्ता है वो रियल टाइम मॉनिटरिंग में लाया जाए, यानी जो मीटर है उसके स्तर पे निगरानी की जाए। तो इस तरह से प्रयास करके समस्या का समाधान किया जा सकता है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि भारत के लिए ये जो मॉडल है ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मॉडल हो सकता है। ये जो उत्तर प्रदेश की जो ये नीति है ये भारत में वाटर जो गवर्नेंस है उसके हिस्ट्री में एक ऐतिहासिक बदलाव की ओर संकेत करता है।
जो ब्लूप्रिंट है पूरे इंडिया के लिए, स्पष्ट जो लक्ष्य है, विकेंद्रीकृत जो क्रियान्वयन तंत्र है या फिर ठोस जो संस्थागत समर्थन है, उसके साथ ये नीति पूरे भारत के लिए एक मॉडल पॉलिसी बन सकती है अगर सही तरीके से इसे रेगुलेट किया जाए। ये न केवल उत्तर प्रदेश के लिए जल संकट के समाधान का एक बड़ा कारण हो सकती है, बल्कि पूरे देश के अलग अलग राज्यों के लिए भी ये अहम साबित हो सकती है, खास तौर पे उन राज्यों के लिए जहां पहले से जल संकट की एक गंभीर समस्या के रूप में वो जूझ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की ये जो नीति है ये महत्वपूर्ण तौर पे मानी जा सकती है, इसकी अहमियत अपनी हो सकती है। अगर इस पूरे टॉपिक की हम बात करें तो इसमें 2-3 टर्मिनोलॉजी आई है। जैसे अगर महत्वपूर्ण जो संस्थाएं हैं, गवर्नेंस जो इकोसिस्टम है, इसमें आप देखेंगे स्वच्छ जो गंगा राष्ट्रीय मिशन है, ये एक महत्वपूर्ण मिशन माना जाता है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी, अगर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की बात करें तो गंगा नदी से जुड़ा हुआ ये एक महत्वपूर्ण मिशन है, जो गंगा नदी का जो प्रदूषण है उसको कम करने, उसके संरक्षण करने, उसका कायाकल्प करने के लिए भारत सरकार का ये एक बहुआयामी मिशन है, जिससे 12 अगस्त 2011 को रजिस्टर्ड किया गया था। नमामि गंगे कार्यक्रम की जो क्रियान्वयन शाखा है वो एक बड़े बजट के साथ सीवेज जो उपचार है, नदी तट के जो भी विकास है, जैव विविधता पर जो संरक्षण है उस पर केंद्रित है। इसके अलावा इसका जो उद्देश्य है कि गंगा नदी की जो स्वच्छता है, सतत जो प्रवाह है वो बना रहे और उसकी निर्मल धारा सुनिश्चित किया जाए, और इसी को लेकर ये आगे चलता रहा है। और इसकी अगर संरचना की हम बात कर ले तो जो भी इसकी संरचना है, इसमें राष्ट्रीय गंगा परिषद की जो क्रियान्वयन शाखा के तौर पे इसमें काम करती है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जो पीएम है इस समय नरेंद्र मोदी हैं, वो इसके अध्यक्ष होते हैं। भागीदारी की बात करें तो इसमें स्थानीय जो समुदाय है, जिला गंगा समिति और अंतर्राष्ट्रीय जो सहयोग है, जर्मनी, यूके आदि को भी इसमें शामिल किया गया है। दूसरी बात देखिए, स्वच्छ गंगा जो राज्य मिशन है ये भी महत्वपूर्ण है। स्वच्छ गंगा राज्य मिशन विशेष रूप से उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा जो मिशन है उसके क्रियान्वयन की मांग का एक अंग है या रेगुलेशन का एक पार्ट है। 2016 में क्या किया गया था, ये स्टार्ट किया गया था, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसका भी उद्देश्य वही है, गंगा नदी के संरक्षण, प्रदूषण को कम करना, नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत जो भी परियोजना है उनको लागू करने की जिम्मेदारी लेना, जो जन भागीदारी और नदी कायाकल्प पर काम करता है। अगर इसकी हम उद्देश्य की बात करें तो गंगा नदी के प्रदूषण के जो भी प्रभावी ढंग से कम करने की जो बात है वो ये करता है, और संरचना के स्तर पे ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम प्रबंधन जो समूह है उसके रूप में ये काम करता है। काम क्या करता है, तो जो भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उनका निर्माण करता है, एसटीपी का निर्माण करता है, मरम्मत करता है, रिवर फ्रंट विकास पर काम करता है, घाटों को आधुनिक तरीके से बनाता है, आधुनिकीकरण करता है, मॉडर्न बनाता है, बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण पर काम करता है, औद्योगिक जो अपशिष्ट जल है उसकी निगरानी करता है। और अगर इसके क्रियान्वयन की बात करें कि आखिर इसका जो रेगुलेशन है वो रेगुलेशन किसके द्वारा किया जाता है, तो देखिए ये प्रारंभिक तत्काल जो सफाई है, मध्यम अवधि 5 वर्ष रखा गया है, लॉन्ग टर्म के लिए 10 वर्ष रखा गया। ऐसे गतिविधियों के माध्यम से नदी का संरक्षण करता है, और इसमें जन भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्थानीय जो निवासी हैं, जो समुदाय हैं, उनको नदी के कायाकल्प की प्रक्रिया में शामिल करने का भी ये प्रावधान करता है। तो इस तरह से पूरा हमने टॉपिक देख लिया कि आखिर उत्तर प्रदेश की जो नीति है वो वेस्ट जल को कैसे रीयूज करने की नीति है, इसके संदर्भ में क्या पूरा एक मास्टर प्लान तैयार किया गया, इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, क्या लाभ हो सकते हैं, कौन सी चुनौतियां आ सकती हैं, उन चुनौतियां का समाधान कैसे किया जा सकता है, और इनसे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें थी उन पर भी हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।